to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss MCQ multiple choice question on General Financial Rules 2017 Part 3. Already I have discussed two parts, so today I will discuss part 3. So I do not want to waste more time. Now I am going to discuss. You see the question number 1. Due to convicted of an offence, a bidder or any of its successor shall not be eligible to participate in a procurement process of any procuring entity for a period not exceeding dash years commencing from the date of debarment by GEM SPV, Government E-Marketplace Special Purpose Vehicle. So here answer is 3 years. So I want to explain for two reasons. The Government E-Marketplace Special Purpose Vehicle GEM SPV Deveyer, the particular bidder who is convicted under the Prevention of Corruption Act 1988, one reason. Second reason, under Indian Penal Code, action would be taken against him for causing any loss of life or property or causing a threat to public health. The bidder himself or his successor cannot participate in bidding of any procuring entity for not exceeding 3 years. यहाँ पर जो बिडर को डिवेयर किया जाएगा 3 ईयर्स से ज़्यादा डिवेयर नहीं किया जाएगा. तो ये मैं रीजन 2 बताया. ठीक है, आंसर इज बिट सी. क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन, ए बिडर शैल बी डिवेयर्ड इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस. तो जो जेम एसपीवी ने कब एक बिडर को डिवेयर करता है, तो 2 रीजन में बताया था. वही 2 रीजन यहाँ पर है. अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 बीट ए सही है. सेकेंड बीट द इंडियन पेनल कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी और कॉजिंग ए थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ, ये भी सही है. इफ फॉर दीज 2 रीजन्स एक्चुअली जेम एसपीवी डिवेयर the bidder. So both the statements are correct one. You see the answer is beat triple I. You see the answer. Both the statements A and B are correct one. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 3 को चलेंगे. Advance payment to a supplier should not be made in case of dash maintenance contracts, fabrication contracts, turnkey contracts, contracts for supply of any ordinary goods. एक्चुअली आंसर इज बीट डी. मैं उसको थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं. एक्चुअली एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर इन केस ऑफ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्न की कॉन्ट्रैक्ट. टर्न की कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा. एक्चुअली एडवांस कुड नॉट बी पेड फॉर ऑर्डिनरी गुड्स. जहाँ पर ऑर्डिनरी गुड्स है वहाँ पर एडवांस पेड नहीं किया जाएगा. ऑर्डिनरी गुड्स को सप्लाई करने के बाद ही उनको पेमेंट किया जाता है, उनको एडवांस नहीं मिलेगा. मगर फॉर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, फॉर फैब्रिकेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड टर्न की कॉन्ट्रैक्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एटसेट्रा, एडवांस इज पेड टू द सप्लायर्स. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, तो जनरल ऑर्डिनरी गुड्स के लिए एडवांस पेमेंट नहीं होगा. तो आंसर डी है. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. एडवांस पेमेंट टू ए प्राइवेट फार्म शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 20% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. जस्ट यू रिमेंबर इट इज 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू रिलेटेड टू द प्राइवेट फार्म. इफ प्राइवेट फार्म providing any contract on maintenance, fabrication or any turnkey contract, then
the private firms basically they get 30% of the contract value as advance, so it is bit C. क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे. In case of maintenance contract, the amount should not exceed the amount payable for dash 3 months under the contract, 4 months under the contract, 5 months under the contract, 6 months under the contract. Actually answer is 6 months under the contract. इसमें क्या है, normally how much amount paid for 6 months, जैसे नॉर्मली जो 6 मंथ्स के लिए जो जैसे पेमेंट किया जाता है जब मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इट मीन्स ऑफर करता है सप्लायर, तो इस केस में जैसे जितना उसको पेमेंट करना है 6 मंथ्स में उतना ही उसको एडवांस दिया जाएगा. तो नॉर्मली हाउ मच अमाउंट पेड फॉर 6 मंथ्स, द एडवांस अमाउंट कैन नॉट एक्सीड इट, उससे ज़्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है बिट डी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है. चलो क्वेश्चन नंबर 6 को चलेंगे. पार्ट पेमेंट के ऊपर क्वेश्चन है. पार्ट पेमेंट टू ए सप्लायर मे बी रिलीज्ड, दो ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी इनकॉर्पोरेटेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट, ये एब्सोल्युटली सही है. बिट बी, पार्ट पेमेंट टू द सप्लायर मे बी रिलीज्ड आफ्टर इट dispatches the goods from it premises, and C है both A and B, B D है none of the above. तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है, both A and B. जो पार्ट पेमेंट टू ए सप्लायर मे बी रिलीज्ड, basically two reasons. One is the terms of delivery. Basically in terms of delivery it is clearly mentioned that part payment would be made, and second option, amount part payment must be released after dispatch of goods from the premises of the supplier. तो दो रीजन से पार्ट पेमेंट, एक डिलीवरी जो टर्म है उसमें है, और सेकेंड में जो ऑप्शन है जब सप्लायर का प्रीमाइसेस से जब गुड्स को डिस्पैच कर दिया गया तब यहाँ पर पार्ट पेमेंट रिलीज होगा. तो यहाँ पर जो आंसर है बिट सी है, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे. क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग रेस्पॉन्सिवनेस आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एवेलुएटिंग द बिड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिड्स को कैसे एवेलुएट किया जाएगा, हाउ टू एवेलुएट द बिड्स. ऑप्शंस आर टाइम ऑफ डिलीवरी, performance or efficiency or environmental characteristics, the terms of payment and of guarantees in respect of the subject matter of procurement, price and cost of operating, maintaining and repairing etc. all of the above. ये आंसर है बिट ई, ऑल ऑफ द अबव. जो बिट्स को इवेलुएट किया जाता है we consider all the above points, बिट ए टू बिट डी. तो आप थोड़ा उसको ध्यान दीजिए, उसको देख लीजिए. ये सब पॉइंट्स को अच्छे से एवेलुएट किया जाता है. ठीक है, वेदर द बिड इज सक्सेसफुल वन और नॉट, वेदर द बिड इज कॉम्पिटेंट और नॉट, ये सब टर्म्स लागू होता है. तो आंसर इज बिट ई. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे. यहाँ पर एडवांस पेमेंट तो प्राइवेट फार्म्स के ऊपर हो गया, जो 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उनको एडवांस मिलता है. एडवांस पेमेंट टू गवर्नमेंट एजेंसी should not exceed dash. Government agency means here you consider central government agency, state government agency or public sector undertaking agency. So if these agencies involved in fabrication contract, maintenance contract and turnkey contract, again just I remember to you, on these contracts actually advance payment would be made. Fabrication, maintenance and turnkey contracts. Turnkey contracts में बोला था construction and installation. तो यहाँ पर कितना एडवांस मिलेगा, बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी को जो एडवांस मिलेगा 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. तो आपको याद रखना है, प्राइवेट एजेंसी को 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडवांस मिलता है और गवर्नमेंट एजेंसी को 40% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एडवांस मिलता है. तो यहाँ पर जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिट डी है. राइट. क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इट इज डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to replace on existing old items with a new and better version items called dash. Be it a buyback offer, be it be new offer, be it C exchange offer, be it dispose offer. Actually answer is be it a buyback offer. Many times question asked in principal and vice principal examination. तो यहाँ पर याद रखना है
तो old items replaced by new version of items. When the competent authority allow the department related to the old items replaced by new version of items, जो old items को replace किया जाएगा new version items में, उसके ऊपर जब बीड इनवाइट किया जाएगा उसको हम बोलेंगे बाय बैक ऑफर, राइट। तो आंसर है बीट ए। क्वेश्चन नंबर 10, एंगेजमेंट ऑफ कंसल्टेंट्स में बी रिसोर्टेड to in situations requiring high quality services for which the concerned ministry or department does not have requisite expertise. Approval of the competent authority should not be obtained before engaging consultants. तो यहाँ पर बीट है स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट वन, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट वन, both the statements are correct one, bit D none of the above. Actually here answer is bit A. Statement 1 is correct one and statement 2 is incorrect one. Just you remember here the consultancy service. Acha, what type of things actually included in consultancy service? You know, management consultant service, communication consultant service, project related consultant service, tax consultant service, engineering related consultant service. So these services actually need by the ministry or department. तो ये केस में when the department or ministry detect that requisite expert is not available for providing the concerned service, then in this case the department need the help of consultants. Clear? So first one is absolutely right one, first statement. Second statement, approval is required from the competent authority. Head of the department actually, it means head of the department or ministry has given the green signal. Okay, head of the department need a consultant service because that type of expert is not available. For this reason, approval of the competent authority is required, but here statement 2 is the wrong one. Approval of the competent authority should not be obtained before engaging consultants. In statement 2 it is given, but it is wrong one. Approval is required. Approval of the competent authority should be obtained before engaging consultants. So statement 1 is correct one and statement 2 is incorrect one. So here answer is bit A. Clear? Question number 11. ये बहुत important है. Where the estimated cost of the consulting service is up to rupees 25 lakhs. Preparation of a long list of potential consultants may be done on the basis of. जब estimation of the cost is less than rupees 25 lakh, up to rupees 25 lakh or less than rupees 25 lakh, estimation cost of the consulting service. Then in this case, list of the potential consultant may be done on the basis of be it formal or informal inquiries from the other ministries or departments, inquiries from the chambers of commerce and industry, inquiries from association of consultancy firms and organizations involved in similar activities, all of the above. Here answer is bit D, all of the above. So less than rupees 25 lakhs, when the estimation is less than rupees 25 lakhs related to the consulting service, in that case concerned department or ministry inquiry, formal or informal, it means information from other ministries or departments about the consulting service, inquiries from chambers of commerce and industry related to the prospective consultant agency, inquiries from association of consultancy firms and organizations involved in similar activities, then enlist the prospective consultants. Then through limited tender inquiry, just you listen, through limited tender inquiry, the department invite the bids from the prospective consultants, because from inquiries already the department has detected the prospective consultants. So through limited tender inquiry, the department invited the prospective consultants. And here similarly in limited tender inquiry, like you know, in this case also it means number of consultants should be more than 3. Clear?
should be more than 3. Then next one, follow 2 bid system. First one, technical bid must be analyzed, then the shortlisted of technical perfect consultants, their financial bids checked, and finally the contract must be awarded to a particular supplier. Clear? तो ये है लेस देन ₹25 लाख. Okay, limited tender inquiry and inquiries from different sources. It is question number 11. It is all of the above. चलो question number 12. Where the estimated cost of consulting service is above ₹25 lakh. When the estimation of the consulting service is above ₹25 lakh, an inquiry for seeking dash from consultants should be published on Central Public Procurement Portal, Government e-Marketplace Portal, and official website of the department. जब एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द कंसल्टिंग सर्विस इज मोर देन ₹25 लाख, तब क्या होगा? एन इंक्वायरी फॉर सीकिंग डैश फ्रॉम कंसल्टेंट शुड बी पब्लिश्ड. यहां पर जो ऑप्शन है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेटर ऑफ इनविटेशन, नॉन ऑफ द अबव. हियर आंसर इज बिट बी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. क्लियर? तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इट मीन्स इट शुड बी पब्लिश्ड ऑन CPPP, जेम पोर्टल एंड ऑफिशियल वेबसाइट. तो ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, थोड़ा मैं बता देता हूँ. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क और सर्विस, इनपुट्स प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एलिजिबिलिटी एंड द प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू बी मेट बाय द कंसल्टेंट्स और कंसल्टेंट्स पास्ट एक्सपीरियंस. ये सब चीज होता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में. फिर क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को अपलोड, जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में मांगा गया है, जो डॉक्यूमेंट्स, उसको सबमिट कर दिया गया. जो इंटरेस्टेड है, जो कंसल्टेंट्स, वो सबमिट कर दिए. उसके बाद एक है कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी. तो कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को एनालाइज करता है, उनका प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को चेक करता है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करता है, उनका पास्ट, कंसल्टेंट्स का पास्ट एक्सपीरियंस को चेक करता है. ठीक है? जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंसल्टेंट का हेल्प लेना है, वो ऑब्जेक्टिव वो फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं, ये सब चेक होता है. चेक होने के बाद फिर उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है. जिनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अच्छा है, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है. तो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3. यहां पर ये क्वेश्चन आपको आता है, शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3. नेक्स्ट, जो शॉर्टलिस्ट होने के बाद उनको एक डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल. एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो डॉक्यूमेंट दे दिए, उसको जो कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी ने उसको चेक किया. चेक करने के बाद जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट अच्छा था, उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया. फिर उनको क्या किया जाएगा ना, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा. ठीक है? रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट उनको भेजा जाएगा. वो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में 2 बिड्स को वो डिपॉजिट करेंगे, टेक्निकल बिड्स एंड फाइनेंशियल बिड्स. तो फर्स्ट टेक्निकल बिड्स को एवेलुएट किया जाएगा, स्कोरिंग किया जाएगा. देन फाइनेंशियल बिड को एवेलुएट किया जाएगा, स्कोरिंग किया जाएगा, और जो फिर रैंक किया जाएगा. ठीक है? फिर अल्टीमेटली बिड रिवॉर्ड किया जाएगा. ठीक है? तो ये पूरा क्लियरली बताया. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है. ठीक है? बिट बी है. चलो, द नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट शुड नॉट बी लेस देन 3. अभी मैं बताया. यहां पर जो शॉर्टलिस्ट होगा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी उसको एनालाइज करेगा. एनालाइज करने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट करेगा. शॉर्टलिस्ट जो कंसल्टेंट्स है, उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजा जाएगा. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट में क्या होता है ना, जो टेक्निकल बीड होता है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स, कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस, और फाइनेंशियल बीड में आइटम वाइज प्राइस होता है, वो भेजेंगे. ठीक है? तो यहां पर जो नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट होते हैं वो लेस देन 3 होते हैं. So should not, the number of shortlisted can should not be less than 3. Sorry, should not be less than 3. Okay, it means at least 3 होना चाहिए. ठीक है? तो यहां पर बीट सी आंसर है. अभी चलेंगे फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज. क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे.
थोड़ा आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली उसको नॉन कंसल्टेंसी सर्विस कहा जाता है, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। वो उसमें क्या होता है ना, हायरिंग व्हीकल्स, व्हेन डिपार्टमेंट हायरिंग व्हीकल्स, हायरिंग सिक्योरिटी, हायरिंग फोटोकॉपियर, इट मीन्स जेरोक्स सर्विस। तो ये सब जब हायर होता है, हायरिंग सिक्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड, हायरिंग व्हीकल फ्रॉम आउटसाइड, ओके, हायरिंग जेरोक्स सर्विस फ्रॉम आउटसाइड, तो ये सब है जब डिपार्टमेंट, इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड इशू एडवर्टाइजमेंट ऑन सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और ऑन जेम and its website if the estimated value of work exceeds, ये है ₹10 लाख, बिट बी आंसर है। फॉर आउटसोर्सिंग सर्विस के लिए जब एस्टिमेटेड कॉस्ट मोर देन 10 लाख होगा तब एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी को फॉलो किया जाएगा, और उसमें जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल में होगा, जेम पोर्टल में होगा और ऑफिशियल वेबसाइट में होगा एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट टेंडर इंक्वायरी होता है मोर देन 10 लाख फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विस। तो यहां पर बिट बी आंसर है। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज द टेक्निकल बिड्स शैल बी एनालाइज्ड बाय। अभी तो मैं बताया जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में बताया था। तो टेक्निकल बिट शैल बी एनालाइज्ड बाय द कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी, बिट बी आंसर है। कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जामिनेशन कमिटी और बिट सी में कंसल्टेंसी एग्जामिनेशन कमिटी, नॉन ऑफ द अबव, इट इज कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी। अभी मैं बताया था जो कंसल्टेंसी सर्विस में जो बीड्स आता है, जो शॉर्टलिस्टेड जब हो जाते हैं और उनको रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट भेजा जाता है, और जब वो 2 बीड सिस्टम में जो शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट्स है वो उनका टेक्निकल बीड एंड फाइनेंशियल बीड देते हैं, तो उसको कौन एनालाइज करता है ना, कंसल्टेंसी एवैल्यूएशन कमिटी उनका टेक्निकल बीड, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एनालाइज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बिट बी आंसर है। 16 को चलेंगे, मेथड ऑफ सिलेक्शन और एवैल्यूएशन ऑफ कंसल्टेंसी प्रपोजल्स। जो कंसल्टेंसी जो सर्विस में तो क्या मेथड्स होता है, अल्टीमेटली जो कंसल्टेंट्स को रिवॉर्ड मिलता है, जो सक्सेसफुल कंसल्टेंट अल्टीमेटली होता है उसको कैसे चूज किया जाता है, तो उसके लिए जो मेथड्स क्या क्या है यहाँ पर देखिए दिया है। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन QCBS, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम LCS, सिंगल सोर्स सिलेक्शन और कंसल्टेंसी बाय नॉमिनेशन और ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव, ये 3 मेथड्स को आपको याद रखना है। क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, लीस्ट कॉस्ट सिस्टम, सिंगल सोर्स सिलेक्शन और कंसल्टेंसी बाय नॉमिनेशन। थोड़ा मैं बता देता हूं। जो फर्स्ट वन है बेसिकली जो QCBS है, वो वहां पर क्या होता है, जब शॉर्टलिस्टेड जो कंसल्टेंट्स है वो जब उनका टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड सबमिट करते हैं तो फर्स्ट उनका टेक्निकल बिड को एनालाइज किया जाता है और उनको मार्किंग किया जाता है। ठीक है, फिर यदि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखेंगे टेक्निकल बिड में तब उनका फाइनेंशियल बिड को एनालाइज किया जाएगा। तो दोनों का स्कोरिंग होता है क्वालिटी एंड कॉस्ट बेसिस में, उनका एक रेशियो में। सपोज 70:30, 70 जो पैरामीटर है वो टेक्निकल बिड के लिए, 30 जो पैरामीटर है वो फाइनेंशियल बिड के लिए। सपोज 80:20, 80 है टेक्निकल बिड के लिए और जो 20 है वो फाइनेंशियल बिड के लिए, मगर टेक्निकल बिड कभी 80% से ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसे क्वालिटी और कॉस्ट बेसिस में अल्टीमेटली फाइनली अवार्ड कर दिया जाता है कंसल्टेंट को, उनको रैंक कर दिया जाता है और फाइनली सिलेक्ट कर दिया जाता है जो रैंक 1 में रहता है। लिस्ट कॉस्ट सिस्टम में क्या है ना, जो सेकंड मेथड है लिस्ट कॉस्ट सिस्टम, ओनली एवैल्यूएशन ऑफ लिस्ट कॉस्ट टेक्निकल बिड्स। जिसका टेक्निकल बिड्स में लिस्ट कॉस्ट होता है उसको थोड़ा एवैल्यूएट किया जाता है, सबका टेक्निकल बिड्स को एवैल्यूएशन के बाद जिसका लिस्ट कॉस्ट टेक्निकल बिड्स होता है उनको सिलेक्ट किया जाता है। ये सेकंड मेथड है। यदि क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन को अप्लाई नहीं किया जाएगा तब लिस्ट कॉस्ट सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा। और बीट सी में है एक सिंगल सोर्स सिलेक्शन। सिंगल सोर्स क्या है, द अल्टीमेटली द डिपार्टमेंट नॉमिनेट द पर्टिकुलर कंसल्टेंट। ओके, शॉर्टलिस्टेड कंसल्टेंट है मगर डिपार्टमेंट एम्फासाइज करता है कि पर्टिकुलर कंसल्टेंट से वो सर्विस हायर करेगा। ओके, तो बेसिकली अल्टीमेटली डिपार्टमेंट नॉमिनेट द पर्टिकुलर कंसल्टेंट ओके फॉर ऑब्टेनिंग सर्विस। तो ये 3 मेथड्स है। तो आंसर है बिट डी, क्वेश्चन नंबर 16। 17 को चलेंगे।
फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, अगेन आउटसोर्सिंग नॉन कंसल्टेंसी में जैसे बताया, इट मीन्स हायरिंग सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी, लाइक व्हीकल, ओके, ये सब जो होता है वो आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज होता है। द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड इशू लिमिटेड टेंडर, मैं बोला था अभी 10 लाख से अबव होगा एडवर्टाइज टेंडर होगा, मगर जब 10 लाख से कम होगा तब लिमिटेड टेंडर होगा। तो फॉर आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शुड इशू लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी टू प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स if the estimated value of the work less than rupees 5 lakh, less than rupees 10 lakh, more than rupees 7.5 lakh, more than rupees 15 lakh, and answer है less than rupees 10 lakh। क्योंकि more than for outsourcing of services, मैं बार बार बताया outsourcing of services it is non consultancy service। हम जो हायर करते हैं, कभी व्हीकल्स हायर करते हैं, डिपार्टमेंट व्हीकल्स हायर करता है, डिपार्टमेंट सिक्योरिटी हायर करता है, तो ये है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। तो इस केस में मोर देन 10 लाख होगा एस्टिमेशन, तब एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी एडवर्टाइज किया जाएगा CPP में और डिपार्टमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट में, जेम पोर्टल में। मगर यहाँ पर लेस देन 10 लाख होगा तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। इट मीन्स कुछ प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर्स को डिटेक्ट किया जाएगा। इट मीन्स बेसिकली द डिपार्टमेंट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स, clear, then it means enlist the prospective contractors and it means providing it means bidding documents to them, okay, so inviting them through limited tender inquiry, then after it means proper evaluation, then the finally the particular contractor would be selected, clear। Question number 17, less than 10 lakh limited tender और more than 10 lakh it is advertised tender। और limited tender inquiry में आपको याद रखना है तो जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स होना चाहिए शुड बी मोर देन 3, इट मीन्स एटलीस्ट 4 शुड बी मोर देन, क्योंकि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। फिर सिंगल टेंडर इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी में भी रिजोर्टेड इन केस इट इज इन द नॉलेज ऑफ द यूजर डिपार्टमेंट दैट ओनली ए पर्टिकुलर फार्म इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द रिक्वायर्ड गुड्स, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकेंड है इन केस ऑफ इमरजेंसी द रिक्वायर्ड गुड्स आर नेसेसरली टू बी परचेज फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्स, ये भी करेक्ट है। For standardization of machinery or spare parts to be compatible to the existing sets of equipments, bid D all of the above है। सिंगल टेंडर इंक्वायरी क्या है, मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिपार्टमेंट का नॉलेज में है कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर एक्चुअली गुड्स को सप्लाई करता है, इसलिए सिंगल सोर्स हो जाता है। सेकंड में इमरजेंसी केस में डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से इट मीन्स गुड्स को सप्लाई किया जाएगा, है ना, इमरजेंसी केस में, तो उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसको रीजन देना पड़ता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। थर्ड वन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, तो डिपार्टमेंट को जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए वो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर उसको दे पाता है, ओनली पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर उसको दे पाएगा। तो ये तीनों चीज है सिंगल टेंडर, इसलिए सिंगल सोर्स, एक सिंगल मैन्युफैक्चरर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। तो इस केस में एक्चुअली एक प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट होता है, वो इमरजेंसी में नहीं होगा। जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट वहां पर एक्चुअली इमरजेंसी केस में नहीं होगा, अदर दो में प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट एक्चुअली अप्रूव्ड बाय द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, ओके, ये होता है। मैं इसके ऊपर बोल चुका हूं, ये आंसर है बिट डी, ओके। फिर 19 क्वेश्चन जाएंगे। ऑर्डिनरीली ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोक्योर गुड्स बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स इन 2 स्टेज बिडिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव है, जानते हैं, लिमिटेड टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर, 2 बिड सिस्टम, 2 स्टेज बिडिंग और सिंगल टेंडर और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, ये सब मेथड है जो जेम पोर्टल के अलावा जो गुड्स हम प्रोक्योर करना चाहते हैं, कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरिंग एंटिटी है, यदि जेम पोर्टल में नहीं है तो वो खुद ही मैनेज करेगा, इसलिए वो विभिन्न तरीके से क्या होता है, लिमिटेड टेंडर, एडवर्टाइज टेंडर, 2 स्टेज बिडिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सिंगल टेंडर इंक्वायरी, इससे वो बिडिंग को इन्वाइट करता है। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी है। लास्ट क्वेश्चन आज का सुपर 20 का, रिजेक्शन ऑफ ऑल बिड्स इज जस्टिफाइड, कब बिड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऑन जस्टिफिकेशन के साथ बिड्स को रिजेक्ट करेंगे, व्हेन इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, all bids and proposals are not substantially responsive to the requirements of the procuring documents, the bids or proposal prices are substantially higher than the updated cost estimate or available budget,
नन ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल्स मीट द मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग स्कोर, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑल ऑफ द अबव आंसर बीट है सभी केस में। एक्चुअली इफेक्टिव कंपटीशन इज लैकिंग, जो बीड्स जो प्रपोजल्स है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, और जो बीड प्रपोजल का जो प्राइस है वो सब्सटेंशियली हाई है, जो डिपार्टमेंट का बजट से वो हाई है, और कोई भी टेक्निकल प्रपोजल्स जो है वो क्वालिफाइंग स्कोर नहीं कर पाता है, वो परफेक्ट नहीं है। तो ये सभी को लिया जाएगा। ओके, अल्टीमेटली बीड्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ये पॉइंट्स को कंसिडर करके। ठीक है, आज का इतना ही है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, go through it properly, very important questions, definitely you will get these questions in forthcoming examinations. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel. It means please subscribe, it means press on my subscribe button. My channel is Asit Comment Rule Guru. Thank you.